स्वागत है सभी का प्रयास एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग होमगार्ड का प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, जिसमें से ये आपका दूसरा प्रैक्टिस सेशन है। और पहला वाला आपने देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। और इसको भी कहीं ना कहीं आप जब देखेंगे तो अपने साथ मेरे आंसर देने से पहले कहीं ना कहीं आंसर देने का प्रयास करना है। ठीक है, हम लोग 100 क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन बोला, भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? ये उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम की बात कर रहा है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जब सही क्रम की बात कर रहा है तो भारत में पर्वत की बात जब करेगा तो इस तरीके से आप जब देखेंगे तो भारत का जो मानचित्र देखा है आपने, तो ये आपका कहीं ना कहीं सबसे ऊपर आपको यहाँ पर 3 समानांतर पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेंगी, काराकोरम और लद्दाख और जास्कर। फिर इसके बाद आपको यहाँ से ऐसे-ऐसे देखने को मिलेंगी हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ मिलेंगी, 3 आपको मिलेंगी समानांतर पर्वत श्रृंखलाएँ मिलेंगी। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो अरावली पर्वत श्रृंखला होगी। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला होगी। फिर यहाँ देखेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला होगी। फिर यहाँ पे पूरब में भी आपको पूरब में भी आपको कहीं न कहीं कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ देखने को यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, जैसे मैंने बात की थी आपसे कि आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसका क्रम बताना है आपको। और क्रम कैसे बताना है आपको कि पर्वतों का जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है वो कौन-सा है? पहला ऑप्शन इसने दिया है कि हिमालय है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, नीलगिरी है। पहला हिमालय है, बिल्कुल सही। विंध्याचल है, तो बीच में अगर आपसे पूछ रहा है कोई है या नहीं है तो ठीक है। फिर तीसरा सतपुड़ा है और फिर आपका बोल रहा है नीलगिरी है, ठीक है? अच्छा, दूसरा ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि सतपुड़ा है, विंध्याचल है, हिमालय है और फिर नीलगिरी है। सतपुड़ा थोड़ी ना पहले आ जाएगा, है ना? तीसरा ऑप्शन दे रहा है विंध्याचल है, सतपुड़ा है, तो विंध्याचल से पहले तो आपका हिमालय है ही, नीलगिरी फिर हिमालय बोल रहा है, उल्टा कर रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में आपसे अगला ये जो दे रहा है, वो दे रहा है नीलगिरी, सतपुड़ा और विंध्याचल दे रहा है। तो नीलगिरी, सतपुड़ा और विंध्याचल दे रहा है, इसको ज़रा देखते रहना। तो आपके हिसाब से कौन-सा आंसर सही होगा? तो आंसर आप कहीं न कहीं करने का प्रयास करें, पहले से ही कमेंट करें। तो इसमें सही जो आंसर होने वाला है आपका, वो कौन-सा होने वाला है? पहला ऑप्शन जाएगा, ठीक है ना? ध्यान रखना, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले आपका पड़ेगा हिमालय, फिर विंध्याचल, फिर सतपुड़ा पड़ेगा, फिर नीलगिरी पड़ेगा। क्लियर होता है? तो इसका क्रम ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, तो आप कमेंट में इसको बताओ, हिमालय की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? ठीक है? फिर विंध्याचल की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी, सतपुड़ा की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी और नीलगिरी की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? ठीक है? ये आप कमेंट करके आंसर बताओ, क्योंकि मैंने सारी पर्वत श्रृंखलाएँ आपको पढ़ाई हैं इसमें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, महाराष्ट्र के कर्नाटक में पश्चिमी घाट खालिस्तान कहलाते हैं। महाराष्ट्र के कर्नाटक में पश्चिमी घाट जो कहलाते हैं, वो क्या क्या कहलाते हैं? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला कहलाते हैं, सह्याद्री कहलाते हैं, दक्कन का पठार कहलाते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं कहलाता है। तो यहाँ पर जो आपका जो महाराष्ट्र के कर्नाटक में पश्चिमी घाट में जो स्थित जो आपका कहीं न कहीं पर्वत श्रृंखला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सह्याद्री के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना? सह्याद्री को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक आपका उत्तरी सह्याद्री और एक आपका दक्षिणी सह्याद्री। ये पश्चिमी घाट है ये पूरा-पूरा जो आपका ये पूरा-पूरा क्षेत्र जो मिलेगा, ये कौन-सा मिलेगा? ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र मिलेगा, ठीक है? यहीं पर आपका कर्नाटक के आस-पास का क्षेत्र जो होगा, इसको क्या नाम से जानेंगे? सह्याद्री के नाम से जानेंगे, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग सांगपो नदी जो है, ये किसको कहते हैं? तो यारलुंग सांगपो किस नदी को कहते हैं? तो आपको पता होगा कि यारलुंग सांगपो या सांगपो नदी किसको कहते हैं? जब जब आप देखेंगे इसको तो गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी और महानदी। तो इसका सही जो आंसर आपका जाएगा वो कौन जाएगा? ये ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। और जब ये नदी कहीं न कहीं जब निकलती है ये नदी, जब इसका उद्गम होता है, तो चिमायुंग हुंगदुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। तो इसको यहाँ पर किस नाम से इसको जानते हैं? तो इसको यहाँ पे हम लोग सांगपो के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं? सांगपो के नाम से इसको जानते हैं। ये बहती हुई आगे तिब्बत की राजधानी ल्हासा के पास पहुँचती है। तो ल्हासा में इसे क्या कहते हैं? तो ल्हासा में इसे यारलुंग सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? यारलुंग सांगपो कहते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं? यारलुंग सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना? तो यारलुंग सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है। तो यही पूछ रहा है, यारलुंग सांगपो नदी किसे कहते हैं? जैसे ये नदी आगे बढ़ती हुई आती है, कहाँ आती है? भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में ये जब आती है तो किस जिले से, किस राज्य से प्रवेश करती है? तो भारत में ये नदी जो आती है,
ये भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो भारत में ये आंध्र प्रदेश राज्य से कहीं ना कहीं प्रवेश करती है। किस राज्य से प्रवेश करती है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में से किस नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश में से दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। क्लियर होता है? तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी, तो भ्रंश घाटी से होकर के बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी जो है, ये कौन सी नदी है? ये आपकी नर्मदा नदी है। पहला ही ऑप्शन इसका सही है। कौन सी नदी है इसका? कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। इसका आंसर जो है, ये पहला आपका आंसर सही है कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। ठीक है ना? नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से होता है। अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है ना? ये नदी जब अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है तो अमरकंटक पहाड़ी से दो नदियों का उद्गम होता है। एक उत्तर प्रवाह की ओर बहती है और एक आपकी पश्चिमी प्रवाह की ओर बहती है। जो पश्चिमी प्रवाह की ओर बहती है यही हमारी कौन सी नदी है? यही नदी हमारी कौन सी? नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी भारत की सबसे गहरे भ्रंश में बहने वाली नदी है। क्लियर है? जितनी भी नदियां पश्चिमी घाट की ओर जाकर के अरब सागर में गिरती हैं तो वो सारी नदियां क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। और जितनी नदियां पूरब की ओर कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सारी नदियां क्या बनाती हैं? ये सारी की सारी नदियां क्या बनाती हैं? ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है ना? तो ये नदी जो है नर्मदा नदी है। क्लियर होता है? आगे देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है? तो भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर की बात कर रहा है। तो औसत हेक्टेयर में कितना है इसका? तो औसत हेक्टेयर हेक्टेयर जो होगा, तो आपने अगर अभी हाल ही फिलहाल में वन रिपोर्ट अगर आपने देखी है तो इसके अनुसार कहीं ना कहीं आप इसको कहीं ना कहीं पढ़ने का प्रयास करना। तो जो वन रिपोर्ट अभी जो आई है वो आपकी कौन सी आई? वो आपकी 2023 वाली आई है। ठीक है ना? तो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है वो कितनी? 0.08 है। कितनी है? 0.08 है। ठीक है ना? इसका आंसर क्या जाएगा? चौथा आंसर इसका सही चला जाएगा। क्लियर होता है? क्यों? क्योंकि इसको जब भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 33% भूभाग पर वन होना कहीं ना कहीं पर्यावरण दृष्टि से आवश्यक है, तो इसका आंकड़ा जो जाएगा वो इतना ही आपका जाएगा। कितना जाएगा? 0.08% जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भांगड़ा नांगल बांध की बात बोल रहा है। भांगड़ा और नांगल बांध की बात कर रहा है। तो भांगड़ा बांध की अगर बात करेगा तो भांगड़ा नांगल बांध की जब बात करेगा आपसे, तो भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? आपको पता है भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भांगड़ा नांगल बांध जो है ये हमारी किस नदी पर? सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। सतलज नदी पर सबसे पहला बांध कौन सा बना है? सतलज नदी पे जो सबसे पहला बांध जो बना है वो कौन सा बना है? उसका आप नाम कमेंट में बताओ सबसे पहले। क्योंकि भारत में जब सतलज नदी प्रवेश करती है सबसे पहले इसमें बांध कौन सा पड़ेगा? फिर इसके बाद में भांगड़ा बांध किस राज्य में पड़ेगा? नंगल बांध जो है किस राज्य में पड़ेगा? दोनों के दोनों आपको बनाना है। भांगड़ा बांध आपका कहाँ पड़ेगा? ये भांगड़ा बांध आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। और नंगल बांध आपका कहाँ पड़ेगा? ये आपका पंजाब में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? पंजाब में पड़ेगा। ठीक है ना? तो भांगड़ा नागल बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया? तो भांगड़ा नागल बांध जो है आपका ये आपका किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर बनाया गया है। क्लियर होता है? अगला अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत में कृषि जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा से खालिस्तान कम होती है। तो वार्षिक वर्षा खालिस्तान से कम होती है। तो आपसे बोला शुष्क भूमि कृषि जहाँ की जाती है वहां पर वर्षा पूछ रहा है कि कितनी होनी चाहिए या कितनी होती है। तो वर्षा की जब बात करेंगे तो शुष्क भूमि में देखो सर्वाधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो वो आपका जैव विविधता क्षेत्र हो जाता है। और ये आपसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? शुष्क भूमि की बात कर रहे हैं। तो शुष्क भूमि की जब बात करेगा तो जहां पर सेंटीमीटर कितनी 75 सेंटीमीटर के आसपास उस वहां पर जहाँ पे वार्षिक वर्षा होती है वहां पर कैसी कृषि कार्य किया जाता है? वहां शुष्क भूमि कृषि की जाती है। तो शुष्क भूमि कृषि कहाँ पर की जाती है? जहां पर कितनी होती है वर्षा? 75 मीटर जहां वर्षा की जाती है वहां पर शुष्क भूमि कृषि की जाती है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? तो भारत के किन राज्यों में गन्ना जो होता है सबसे ज्यादा होता है? गन्ने का उत्पादन जो होता है सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो जरा बताओ मुझे गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो देखो गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा कहीं ना गन्ने का उत्पादन होता है। ठीक है ना? दूसरा राज्य गन्ने का उत्पादन करने वाला क्या है? कौन सा है? महाराष्ट्र है। तीसरा राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तो गन्ने का उत्पादन जो उत्तर प्रदेश में होता है वो 35.81% के आसपास होता है। तो गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन जो होता है वो कहाँ होता है बेटा? वो होता है यूपी में।
तो सबसे नंबर 1 पे यूपी में, तो यूपी में कितने परसेंट गन्ना होता है? यूपी में आपका 35 या 36% कर लो, 35.81 है, 35.81 है, तो आप 36% कर लो। कितने परसेंट? 36% यूपी में होता है। महाराष्ट्र में एमएच की अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र में कितने परसेंट होता है? 24.40% होता है, तो उसको आप 26% के आसपास यहाँ पर कर लो। बाकी तमिलनाडु में आपका तीसरा स्थान है। तमिलनाडु में कितने परसेंट? 10%, 10%, 10.83% होता है, तो इसको आप 11% कर लो। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादित होता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा होता है, तो गन्ना उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार बोल नहीं, बिहार और उत्तर प्रदेश बोल रहा है। क्या आंसर दे रहा है? बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इन्हीं दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है लेकिन राजस्थान में गन्ना गन्ना नहीं होता, आंध्र प्रदेश में भी गन्ना नहीं होता, जम्मू कश्मीर भी गन्ना नहीं, पंजाब में और गन्ना होता है लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं होता। इसलिए इसका आंसर जो जाएगा, क्या जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर जाएगा पहला वाला सही जाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में यहाँ पर क्या होता है? गन्ने का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर, पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। क्लियर होता है? अच्छा, गन्ने का उत्पादन तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, तो सबसे ज्यादा चीनी मिलें कहाँ है? तो सबसे ज्यादा चीनी मिलें कहाँ है? तो चीनी मिल की जब बात करेगा तो आपको क्या करना है? चीनी मिलें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। ठीक है, और जबकि सबसे पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? तो यूपी में की गई। यूपी में कहाँ की गई? देवरिया में। कहाँ पर? देवरिया के प्रतापपुर जिले में की, प्रतापपुर में की गई थी। ठीक है ना, तो देवरिया के प्रतापपुर में सबसे पहली, भारत की सबसे पहली चीनी मिल लगाएगी। जबकि सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य में मिलेंगी देखने को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में पूछ रहा है आपसे कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है ये है क्या? स्वर्णिम चतुर्भुज है क्या? तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग है, प्रमुख वायु मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना या स्वर्ण व्यापार मार्ग है? तो ध्यान रखो, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये आपके राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, जो भारत को उत्तर, दक्षिण और पूरब पश्चिम से जोड़ने का काम करता है। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जो उत्तर से दक्षिण और पूरब को पश्चिम से जोड़ने का काम करता है। ये गलियारा बनाए गए हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम को कहीं ना कहीं जोड़ने का काम करता है। ठीक है ना, तो आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जो जाना जाता है वो किसको जाना जाता है? भारत में जो जनांकीय इतिहास की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1921 को महान जनांकीय विभाजक, या फिर इसको हम लोग अंग्रेजी में डेमोग्राफिक डिवाइडर की संज्ञा से कहीं ना कहीं जानते हैं। 1911 से 1921 के दशक में भारत की पहली जनसंख्या में 77 लाख की कमी दर्ज की गई थी, इसलिए इस वर्ष को विभाजक वर्ष के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या बेटा करेंगे? 1921 इसका सही आंसर चला जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची को सूची 2 से, पहली वाले को दूसरे से सुमेलित कीजिए। क्या बोल रहे हैं कि ज्वालामुखी पर्वत और देश, कौन कौन से ज्वालामुखी पर्वत कौन कौन से देश में यहाँ पर देखने को मिलेंगे? ठीक है ना, तो बेटा आप मुझे बताओ। यहाँ मान लेते हैं ए, यहाँ पर बी, ये आपका सी और ये आपका डी हो गया। ठीक है, चलो, तो इसमें आपका जो आंसर सही जाएगा वो कौन सा जाएगा? तो इसमें आपका जो सही आंसर जाएगा ये आपका ए बी सी डी हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें आपका जो आंसर, सही आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा? बी वाला आपका यहाँ पर सही ऑप्शन जाने वाला है। ठीक है ना, तो पहले का चौथा। अगर आपसे पूछेगा कि माउंट रेनर ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो माउंट रेनर कहाँ पे है? तो ये अमेरिका का है। माउंट एटना कहाँ का है? माउंट एटना इटली का है। ठीक है, और माउंट पेरिकुटिन कहाँ का है? तो माउंट पेरिकुटिन जो है आपका, ये आपका मैक्सिको का है। और माउंट एपो जो बचा हुआ आपका, ये फिलीपींस का है। ठीक है, तो आंसर इसका कौन सा चला जाएगा? इसका आंसर जाएगा बेटा आपका दूसरा वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है? टेलीग्राफिक पठार की जब बात कर रहा है तो टेलीग्राफिक पठार जो है ये किसका हिस्सा है? तो टेलीग्राफिक पठार जो है ये आपका किसका हिस्सा है? उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। टेलीग्राफिक पठार की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह उत्तर अटलांटिक महासागर का एक कटक है। किसका बेटा है? उत्तर अटलांटिक महासागर का एक कटक है। ये वास्तव में यह 1400 एक ये कितना है? 1400 ने 1400, 1400
या 14,400 किलोमीटर लंबा होगा, लगभग 15,000 किलोमीटर के आसपास आप मान लो, तो आप अनुमानित कर लो। तो ये कितना होगा, 14,400 कर दो इसको, कितना कर दो, 14,400 किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है ना। तो ये टेलीग्राफी पठार जो है ये कितना लंबा है, 14,400 किलोमीटर लंबा है। ये मध्य अटलांटिक कटक का ही एक भाग है, ग्रीनलैंड के दक्षिण में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है ये आपका ग्रीनलैंड के दक्षिण में स्थित है, ठीक है ना। ग्रीनलैंड के दक्षिण में स्थित है, ठीक है, ग्रीनलैंड के दक्षिण में स्थित है। क्लियर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मलेशिया में किंगा घाटी प्रसिद्ध है। मलेशिया की किंगा घाटी के बारे में बात कर रहा है। तो मलेशिया में किंगा घाटी की जब बात करेगा, तो मलेशिया में जो किंगा घाटी जो प्रसिद्ध है वो कहाँ, किससे संबंधित। मलेशिया किंगा घाटी जो है ये विशेषकर आपकी टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा, ये टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यह ऐतिहासिक रूप से दुनिया में सबसे अधिक टीन उत्पादन वाला कहीं ना कहीं जिला रहा है। कौन सा किंगा घाटी। जो किंगा घाटी है ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये क्या है आपका, ये आपका जिला है। और कहाँ का जिला है, ये आपका मलेशिया का। और मलेशिया का जो आपका किंगा घाटी जिला जो है ये टीन उत्पादन में कहीं ना कहीं दुनिया में पहचाना जाने वाला एक जिला है, ठीक है। किंगा किंगा घाटी जो है ये किंगा नदी के किनारे, तो किस नदी के किनारे, किंगा नदी के किनारे है। यहीं पर आपकी सुंगई पेरक यहीं पे आपकी कौन सी सुंगई है और कौन सी पेरक नदी की नदियां हैं जो कहीं ना कहीं किंगा की सहायक नदियों के रूप में यहाँ पर जानी जाती हैं। क्लियर होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये पूरा पूरा आपका मलाया का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जो पूरा पूरा टीन उत्पादन की जो बेल्ट बनती है वो इसी से संबंधित कहीं ना कहीं मानी जाती है। क्लियर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है काराकोरम। काराकोरम जो पूछ रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किन देशों में स्थित है। तो काराकोरम मरुस्थल जो है आपका, आपने देखा होगा, तो काराकोरम मरुस्थल जो है आपका कहाँ पर है। काराकोरम मरुस्थल आपका तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान या कजाकिस्तान। तो सबसे पहला ऑप्शन है काराकोरम जो है आपका कहाँ पर रहेगा, तुर्कमेनिस्तान में होगा। ये मध्य एशिया का एक कहीं ना कहीं स्थलबद्ध देश है। कहाँ, किसके अंतर्गत आएगा ये मध्य एशिया के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, मध्य एशिया के अंतर्गत ये आएगा आपका, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जिसकी सीमा उत्तर पश्चिम में कजाकिस्तान, उत्तर में उज्बेकिस्तान और दक्षिण पूर्व में अफगानिस्तान, और दक्षिण के आसपास का अगर आप क्षेत्र देखेंगे तो आपको ईरान और पश्चिमी कैस्पियन सागर से लगती हुई दिखाई देगी। क्लियर होता है। तो यहीं पर ध्यान रखना। इसका अगर आपसे पूछ लेगा कि बताओ भाई यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, शहर का नाम पूछ लेता है, तो क्या नाम है शहर का, अशकाबाद जो शहर है यहाँ का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं शहर जो तुर्कमेनिस्तान के अंतर्गत आएगा। यहाँ की सबसे बड़ी राजधानी राजधानी के रूप में और ये शहर के रूप में यहाँ पर पहचानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करने की बात कर रहा है। तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित करने की जब बात करेगा तो बेटा प्रशांत महासागर सुंडागर्त दे रहा है, अटलांटिक का दे रहा है, प्लूटो रिको गर्त दे रहा है, हिंद महासागर का मरियाना गर्त दे रहा है, और अंध महासागर का दे रहा है मो लाए गर्त दे रहा है। तो आपका आंसर क्या सही जाएगा, जल्दी से बताओ बेटा, इसको कमेंट करके जल्दी से बताओ। प्रशांत महासागर का आपका जाएगा, पहले का जाएगा पहले का क्या जाएगा, प्रशांत महासागर में कौन सा मिलेगा, मेरियाना गर्त मिलेगा। तो प्रशांत महासागर का मिलेगा मेरियाना गर्त। तो पहले का कर दो बेटा तीसरा, कौन सा कर देंगे, पहले का जाएगा तीसरा मेरियाना गर्त, ठीक है, ओके। तो पहले का हो गया आपका मेरियाना गर्त हो गया, क्योंकि मेरियाना गर्त जो है ये विश्व ये दुनिया की सबसे गहरा गर्त है। दुनिया का सबसे गहरा, तो विश्व का पृथ्वी का सबसे निचला स्थल कौन सा, मेरियाना गर्त ही आपका माना जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आर्कटिक का देखेंगे तो आर्कटिक का आपका जो होगा ये आपका होगा मोलाया गर्त होगा। हिंद महासागर की जब बात करेंगे तो हिंद महासागर में आपका सुंडा गर्त है, और अटलांटिक की बात करेंगे तो प्यूर्टो रिको गर्त कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ऑप्शन आपका चला जाएगा चौथा वाला, इसका सही आंसर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, चौथा वाला। क्यों, मोले मोलाई ड्यूप फ्रेम स्ट्रेट जो है ना आपका ग्रीनलैंड के पूर्व में, ग्रीनलैंड सागर के भीतर है, और जो आपका स्लाववार्ड के लगभग लगभग 160 किलोमीटर के आसपास होगा। क्लियर होता है ना ये चीज। अटलांटिक महासागर में सबसे गहरे बिंदु के रूप में इसको कहीं ना कहीं पहचाना जाता है। अगर सुंडा गर्त की बात करो तो ये तो आपने पढ़ा होगा सुंडा गर्त के बारे में, जिसे पहले जावा के नाम से जानते थे, जावा, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं आज की डेट में, सुंडा के नाम से जाना जाता है। सुमात्रा द्वीप के पास में आपको देखने को ये मिलेगा।
क्लियर होता है? तो ये कहीं न कहीं आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, प्यूर्टो रिको जो आपका गर्त है ये कहाँ पर, अगर सागर की बात करेगा तो अटलांटिक महासागर और कैस्पियन सागर का सबसे गहरा कहीं न कहीं ये भाग है। क्लियर होता है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? तो योग का वर्णन जो है वो किस में किया गया है? तो योग के वर्णन की बात कर रहा है, तो योग का वर्णन जो है, जितना योग का वर्णन है ये किस में किया गया? ये आपका किया गया योग का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। किसमें किया गया? योग का वर्णन किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। हालाँकि अगर आप देखेंगे तो चारों वेदों का कहीं न कहीं अलग-अलग कहीं न कहीं आधार पे जाना जाता है। जैसे अगर ऋग्वेद की बात करेगा तो देवी-देवताओं का वर्णन है, ईश्वरी स्तुतियों का वर्णन है, ठीक है? इसमें कई बहुत सारे कहीं न कहीं वेद हैं, उपवेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है? आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, ठीक है? सूक्तियाँ हैं, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं इसमें वर्णित हैं। दूसरे अगर हम लोग बात करें यजुर्वेद की बात करें तो यज्ञ की विधियाँ अगर हैं, तो वो यजुर्वेद में है। यज्ञ के मंत्र हैं तो वो किसमें है? वो आपके सारे के सारे यजुर्वेद में जो आप देखेंगे तो इसमें क्या है? इसमें इसमें सब कुछ आपका यज्ञ कर्म कांड है। इसमें क्या है? यज्ञ कर्म कांड जिसमें दिए गए हैं, यज्ञ के मंत्र वगैरह दिए गए हैं, ठीक है? सामवेद में अगर आप देखेंगे तो संगीत होगा। क्या होगा? संगीत। तो संगीत का जनक कौन-सा वेद है? सामवेद है। संगीत का जनक कौन-सा है? सामवेद। और अथर्ववेद में क्या है? आयुर्वेद है। अथर्ववेद क्या है? इसमें आपका क्या है? इसमें आपका आयुर्वेद है, ठीक है ना? जितनी आयुर्वेदिक चीज़ें वो किसमें है आपके? अथर्ववेद में देखने को मिलेंगी। तो योग का वर्णन किस वेद में बेटा? योग का वर्णन आपका ऋग्वेद में देखने को मिलेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है 17वीं सदी में किस सिख गुरु द्वारा दारा सिकों को पनाह दी गई थी? देखो 17वीं सदी की बात कर रहा है तो किस सिख गुरु द्वारा यहाँ पर दारा सिकों की कहीं न कहीं दारा सिकों को पनाह दी गई, जिस वजह से कहीं न कहीं उनकी बाद में हत्या कर दी गई थी। तो कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने दारा सिकों को कहीं न कहीं अपने यहाँ पर क्या दी थी, पनाह दी थी, जिस वजह से कहीं न कहीं बाद में औरंगज़ेब ने क्या काम किया था? औरंगज़ेब ने इनकी हत्या करवा दी थी, है ना? दारा शिकोह कौन था? दारा शिकोह कौन है? ये औरंगज़ेब का क्या था? ये बड़ा भाई था, ठीक है? कौन था? दारा शिकोह कौन था? दारा शिकोह आपका कौन? शाहजहाँ का बड़ा पुत्र था, औरंगज़ेब का कौन था? बड़ा भाई था, ध्यान रखना इसको। दारा शिकोह अगर देखा जाए मुगल सम्राट शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था, ठीक है ना? शाहजहाँ ने उसे अपना कहीं न कहीं उत्तराधिकारी जब नियुक्त किया था ना, तभी तो यहाँ पर जो आपका कौन था, ये इसका क्या नाम था, औरंगज़ेब, ये कहीं न कहीं उसको रास्ते से हटाने के लिए उसके साथ फिर कहीं न कहीं उत्तराधिकारी युद्ध किए थे। तो औरंगज़ेब ने जब उसके साथ कहीं न कहीं युद्ध किया तो औरंगज़ेब से हार करके दारा शिकोह कहाँ चला गया था? दारा शिकोह किसके पास चला गया था? दारा शिकोह चला गया था गुरु गुरु हर हरराय के पास चला गया था। किसके पास चला गया? गुरु हरराय के पास चला गया था। तो ध्यान रखना इसमें आपका आंसर जो सही आंसर जाएगा बेटा कौन जाएगा? ऑप्शन तीसरा जाएगा, ठीक है? औरंगज़ेब से हार करके कौन? दारा शिकोह को पनाह दी गई थी, तब जाकर के कहीं न कहीं इनकी हत्या कहीं न कहीं किसने? औरंगज़ेब ने करवा दी थी बाद में, ठीक है? अगला, निम्नलिखित में से आपसे अगला क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? ये भी आपने देखा होगा बहुत अच्छे से कि 3 ऐसी रियासतें थी आपकी, एक तो जूनागढ़ रियासत थी, कश्मीर रियासत थी और आपकी हैदराबाद रियासत थी। जो 3 ऐसी रियासतें थीं जिसे भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मना कर दिया था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर कहीं न कहीं भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया और कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। हैदराबाद के जब कहीं न कहीं निजाम साहब नहीं मान रहे थे, तो सैन्य कार्रवाई के बाद इसको भारतीय संघ में मिलाने का काम किया गया था। तो इसमें अगर आपसे पूछेगा तो क्या करेंगे? इसमें आप करेंगे जूनागढ़ की रियासत। तो जूनागढ़ के अलावा 2 रियासतें और कौन-सी हैं? एक आपकी जम्मू कश्मीर जिसमें कौन है? राजा हरी सिंह थे और आपके निजाम साहब, एक और आपके और निजाम साहब के अलावा एक निजाम साहब और एक और रियासत जो थी वो कौन-सी थी? हैदराबाद। कौन-सी थी? हैदराबाद। ये जो 2 रियासतें आप 3 रियासतें देख रहे हैं, ये सारी-सारी रियासतें जम्मू कश्मीर में कहीं न जी ये सारी रियासतें पाकिस्तान में मिलने के लिए कहीं न कहीं तैयार थी, लेकिन बाद में इनको कहीं न कहीं भारत का कहीं न कहीं संविधान स्वीकार करना पड़ा था। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है तो अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं सदी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक जो धनपत राय थे, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत अच्छा कहीं न कहीं क्वेश्चन है कि भारतीय हिंदी साहित्य की जब बात करेंगे, साहित्य की बात करें मुख्य रूप से हिंदुस्तानी लेखकों में धनपत राय जो है ना, ये आपके मुंशी प्रेमचंद्र के कहीं न कहीं रूप में इनको पहचाना जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा तो मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से मुंशी प्रेमचंद्र का को
अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो मुंशी प्रेमचंद्र को धनपत राय के नाम जाना जाता था, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। क्या नाम था? धनपत राय श्रीवास्तव था। लेकिन परंपरा में इन्होंने बाद में अगर देखा जाए तो नाम बदल दिया। तो जब कहीं ना कहीं कभी लेखक बन गए तो इनको किस नाम से जाना गया था? प्रेमचंद्र के नाम से जाना गया था। ठीक है ना। इन्हें नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना कौन रहेंगे आपके? ये आपके मुंशी प्रेमचंद रहेंगे। इनको नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है। नवाब राय के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनको किस नाम से? धनपत राय। धनपत राय, ये इंपॉर्टेंट है। तो धनपत राय किस कवि को कहते हैं? धनपत राय हम किसको कहते हैं? धनपत राय मुंशी प्रेमचंद्र को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं सदी के मुख्य हिंदुस्तानी, क्या बोल रहा है? भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं सदी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? मुंशी प्रेमचंद। बार बार रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, है ना। तो मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है, वैदिक सभ्यता नदी तट पर विकसित हुई थी। वैदिक सभ्यता का विकास जो हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था? तो वैदिक सभ्यता का विकास जो हुआ था वो किस नदी के तट पर हुआ था? तो वैदिक सभ्यता का विकास जो हुआ था वो आपकी गोदावरी नदी है, कावेरी नदी है, कृष्णा नदी है। तो ये किस नदी के किनारे हुआ था? सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। क्लियर होता है। तो वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के तट पर कहीं ना कहीं विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात करेंगे तो वहां पर कौन सी सैंधव सभ्यता का विकास हुआ था, या सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था? ठीक है। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत एक ग्रामीण सभ्यता थी। इस काल की सबसे कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जो है वो कहीं ना कहीं क्या है? किससे संबंधित? वेदों से संबंधित है। इसलिए वेदों की जानकारी किसमें मिलती है? इसी में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो समस्त वेदों की जानकारी जो है वो आपकी इसी के कहीं ना इसी तट के किनारे से प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पौराणिक कथा के अनुसार, एक पौराणिक कथा के अनुसार क्या कह रहा है कि किस देवता ने दशा या दशा अश्वमेध घाट अच्छा पर किए जाने वाले दशाराग यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों के, अरे दशराग युद्ध की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने, क्या बोल रहा है? एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए गए दशाश्वमेध यज्ञ के समय 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो दशा अश्वमेध की बात कर रहा है। तो दशा अश्वमेध की बात कर रहा है तो इसमें आपको भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और या देवी काली। तो ये वाला क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं अच्छा क्वेश्चन है। और क्या बोल रहा है? दशा अश्वमेध की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? दशाश्वमेध की बात कर रहा है। दशाश्वमेध घाट पर जो कहीं न कहीं किसने यहाँ पर कहीं न कहीं 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो किसने दी थी बेटा? भगवान ब्रह्मा की बात यहाँ पर आई। किसकी आएगी? ब्रह्मा जी की बात आएगी। अगर आपने यहाँ पे कोई पौराणिक कथा के बारे में अगर जानकारी है तो भगवान ब्रह्मा ने दशाश्वमेध घाट पर किए गए दशाश्वमेध यज्ञ के समय 10 घोड़ों की बलि दी थी। भगवान विष्णु वैदिक काल से ही कहीं न कहीं विष्णु को संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति तथा प्राकृतिक नियंत्रण के रूप में माना जाता था। ठीक है? भगवान शिव जो थे इनके बारे में भी आपको पता होगा कि ये संहारक के रूप में कहीं न कहीं जाना जाते हैं। और देवी काली की तो आपको पता ही है, काली हिंदू धर्म की एक प्रमुख अधिष्ठात्री देवी हैं। और ये भगवती दुर्गा दुर्गा का कहीं न कहीं काला भयंकर स्वरूप के रूप में ये जानी जाती हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इस सृष्टि को चलाने के लिए इस सृष्टि का संहारक और इस सृष्टि को बनाने वाले जो लोग थे वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे, मौर्य राजवंश की स्थापना, आगे क्या बोल रहा है? मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में खालिस्तान के नाम से जानी जाती है। तो मौर्य राजवंश की स्थापना की बात कर रहा है तो मगध में हुई थी। वर्तमान में तो आज की डेट में इसको बिहार कहते हैं। वर्तमान किसके नाम जानते हैं? बिहार। क्यों? आपने अगर इतिहास पढ़ा है तो इसको पहले बिहार को, बिहार जब कहीं ना कहीं मौर्य राजवंश की बात करेंगे तो ये मगध के नाम से, किसके नाम से? मगध के नाम से जानी जाती है। और अयोध्या का क्षेत्र जो है वो हमारा किसके नाम से? वो अवध के नाम से। किसके नाम से? वो हमारा अवध के नाम से। जब 16 महाजनपद पढ़ेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आपको किसके नाम से जाना जाता है? बिहार जो है आज की, बिहार जो है ये आज वर्तमान में और पहले से मगध के नाम से इसको
जाना जाता था। ठीक है। मौर्य वंश के अगर संस्थापक की बात करेंगे तो आपको मालूम है कौन मौर्य वंश के संस्थापक? तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। किसने मौर्य वंश को मौर्य वंश की जो नींव रखी थी वो किसने रखवाई थी? तो मौर्य वंश की नींव किसने रखवाई थी? तो ये पूरा पूरा टॉपिक आपको पता होगा। घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की नींव कहीं ना कहीं किसने? कौटिल्य ने रखवाई थी। ठीक है। और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बिहार कहीं ना कहीं बनाई थी। ठीक है। इस राजवंश के संस्थापक के रूप में अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो चंद्रगुप्त कहीं ना कहीं मौर्य करना है, और इनके गुरु का नाम अगर पूछ लेगा तो क्या करेंगे? चाणक्य करेंगे। ठीक है। इन्हीं की कहीं ना कहीं मुख्य योगदान से चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ये कहीं ना कहीं मगध की गद्दी को प्राप्त कर पाए थे। ठीक है ना। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? तो पहला बोल रहा है आर्यों के दर्शन के सिद्धांतों की कर रहा है, आर्यों की कानून व्यवस्था का कर रहा है, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था की कर रहा है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये क्वेश्चन जो है, जो आपका उपनिषद जो है किसकी व्याख्या करता है? आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये आर्यों के दर्शन और सिद्धांत की व्याख्या या वर्णन करता है। उपनिषद भारत में अनेक दार्शनिकों जैसे ऋषि मुनियों के अनेक वर्षों के गंभीर चिंतन मनन का कहीं ना कहीं परिणाम है। उपनिषद को वेदांग के नाम से भी कहीं ना कहीं जाना जाता है, और कुल उपनिषदों की संख्या आपसे अगर पूछ ले तो 108 करना है। ठीक है। मुख्य ज्ञान मार्गी रचनाओं में से एक मानी जाती है। कौन सी? उपनिषद। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्यों को सौंप दिया गया। तो आपको पता है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और उनके सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय सिखों के कहीं ना कहीं हाथों में दे दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में हुई थी। किसकी? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में हुई थी, और 1708 में उनकी जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद में इनका नेतृत्व जो उनके सबसे कहीं ना कहीं विश्वसनीय थे वो कौन थे? बंदा बहादुर थे। कौन थे? बंदा बहादुर थे। तो बंदा बहादुर जो थे यही कहीं ना कहीं ये अपने हाथों में सिख की क्या कर लेंगे? बागडोर ले लेंगे। कब? जब किसकी? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु बेटा कब हुई थी? 1708 में हुई थी। क्लियर है? कब हुई थी? 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी। अगला, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह भंडार के लिए माना जाता है, खालिस्तान के लिए समृद्ध है। तो बैलाडीला मैंने आपको पढ़ाया होगा। तो बैलाडीला के बारे में आपको जब बताया है, तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह भंडार के लिए माना जाता है जो समृद्धशाली कहीं ना कहीं क्षेत्र के लिए। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा खनिज होता है बैलाडीला में? तो बैलाडीला आपका हेमेटाइट के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? बैलाडीला के जो है वो आपका किसके लिए जाना जाता है? हेमेटाइट के लिए जाना जाता है। बैलाडीला की पहाड़ियां जो है ये प्रचुर मात्रा में कहीं ना कहीं यहाँ पे हेमेटाइट उत्पादित होता है। हेमेटाइट लौह अयस्क के भंडार यहाँ पर छत्तीसगढ़ के, जैसे दंतावाड़ा जिला देखा होगा आपने, लौह अयस्क के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं आयरन और पाया जाता है। ठीक है ना। ये चट्टाने खनिज हैं, और विशेष रूप से धात्विक जो कहीं ना कहीं लोह की कहीं ना कहीं पहचान करते हैं। यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में कहीं ना कहीं लोह के कहीं ना कहीं अयस्क प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये अयस्क जो प्राप्त किए जाते हैं तो किस स्वरूप में प्राप्त किए जाते हैं? ऑक्साइडो स्वरूप में कहीं ना कहीं इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है। लोहा कितने प्रकार का होता है? तो जैसे मैंने बोला होगा, लोहा के मैंने प्रकार पढ़ाए होंगे, तो जैसे मैग्नेटाइट पढ़ाया होगा, हेमेटाइट पढ़ाया होगा, लिमोटाइट पढ़ाया होगा, सिरेडाइट पढ़ाया होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा आयरन किस लोहे में पाया जाता है? आप कमेंट करके बताइए। ठीक है। सबसे ज्यादा आयरन जो पाया जाता है वो किस लोहा में पाया जाता है? लोहे के किस में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है? ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों की रक्षा करना। तो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, क्या ये मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो हमारा बिल्कुल मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य को क्या मूल संविधान में स्थान दिया गया था? बिल्कुल। हाँ या ना? नहीं भाई, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को स्थान नहीं दिया गया। तो मूल संविधान में जब मौलिक कर्तव्यों को स्थान नहीं दिया गया तो मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, आपको कमेंट करके आंसर बताना, मैंने बताया क्लास में। ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य नहीं, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना बेटा हमारा मौलिक कर्तव्य। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा और संवर्धन करना, ये तो बिल्कुल अच्छा मौलिक कर्तव्य है हमारा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। तो ये इनमें से आपसे पूछ रहा है तो कौन सा मौलिक कर्तव्य हमारा नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना।
तो राष्ट्रीय महत्व के स्थान और स्मारकों की रक्षा करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है या नहीं है? ये कर्तव्य है, लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटी एक नागरिक की नहीं है, ये आपके डीपीएसपी में, किसमें? डीपीएसपी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। राज्य का कर्तव्य है कि अपने राज्य में राष्ट्रीय स्मारकों और स्थानों की रक्षा करे, ठीक है? बाकी ये तीनों हमारे कहीं न कहीं मौलिक कर्तव्य हैं, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो हमारी कहीं न कहीं ये तीनों, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना, संवर्धन करना, ठीक है ना? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनकी कहीं न इनका सम्मान करना, इनके आचरणों पर चलना, ठीक है? ये सब हमारी कहीं न कहीं मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन-सा, क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है? कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार तक अपना पद जो धारण करता है, कौन करता है? वो करता है आपका, कौन करता है? क्वेश्चन गलत हो गया। तो ध्यान रखना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसका कार्यकाल निश्चित होता है, मुख्य निर्वाचक आयुक्त और स्पीकर। तो ध्यान रखना, इन दोनों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता ही करता है। इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर डी ऑप्शन कर लो आप, महान्यायवादी। क्या कर लेंगे? महान्यायवादी, ठीक है? तो महान्यायवादी ही कर देना कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक महान्यायवादी कहीं न कहीं पद पर बना रहता है। महान्यायवादी का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है। क्लियर है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक मैंने 2 ही दिन पहले पढ़ाया है, तो इसके कहीं न कहीं आपको आंसर देने हैं। बताओ भाई, संविधान का सबसे बड़ा कहीं न कहीं लेखा अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है संविधान का सबसे बड़ा लेखा अधिकारी? नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है? स्पीकर की नियुक्ति, स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? चलो इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है, इसको शपथ कौन दिलाता है, ठीक है ना? स्पीकर के बारे में आपको इसको बताना है, ठीक? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? तो ऐसा कोई राष्ट्रपति का नाम बताना जो उपराष्ट्रपति नहीं बना, जो डायरेक्ट राष्ट्रपति बना, जो उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहा था। शंकर दयाल शर्मा तो उपराष्ट्रपति बने थे, और उपराष्ट्रपति बने थे, बाद में उनको राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक है ना? नीलम संजीव रेड्डी, बिल्कुल सही, यही थे नीलम संजीव रेड्डी जो है, ये आंसर आपका सही है। बाकी जाकिर हुसैन और वेंकट रमन, ये सब उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके थे। नीलम संजीव रेड्डी जो थे, ये क्या थे? ये आपके कहीं न कहीं सीधे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो राज्यों में मुख्यमंत्री सहित की बात कर रहा है, तो चाहे राज्यों की बात हो या फिर केंद्र की बात हो, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा तो जो मुख्यमंत्री के साथ जो मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो होती है, वो क्या हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 10, ठीक है? कितनी हो सकती है? 10, ठीक है ना? अधिकतम 15, ठीक है? अधिकतम कितनी? 15। तो न्यूनतम संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे, तो न्यूनतम संख्या की जब बात करेंगे, नहीं 10 तो यहाँ पे वो हो जाएगा ना, न्यूनतम संख्या की बात करेंगे तो वो तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगा। एक राज्य में जो सदस्य होंगे उसका 15% या 12%। तो यहाँ पर राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 करो यहाँ पर। कितना करना है? 12 करना है, ठीक है ना? क्योंकि मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। तो ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण जो करती है, कौन करती है? लोक लेखा समिति करती है। कौन सी करती है बेटा? लोक लेखा समिति करती है। तो इसका पहला ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति भारत सरकार के व्यय का वहन करने के लिए संसद द्वारा अनुद्ध राशियों का कहीं ना कहीं विनियोग दिखाने के लिए कहीं ना कहीं कार्य करती है, ठीक है? ये वार्षिक कहीं ना कहीं वित्त लेखाओं को कहीं ना कहीं पटल पर रखती है, और ये अपनी रिपोर्ट जो है ना, किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इसको कहीं ना कहीं संसद के सामने प्रस्तुत करने का काम करता है, ठीक है? आगे
निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ओहो, गलत कौन सा? 13वीं 1999 सुमेलित लोकसभा चुनाव वर्ष। अच्छा, लोकसभा चुनाव वर्ष की बात कर रहे हैं तो लोकसभा चुनाव वर्ष का क्या 13वीं लोकसभा 1913वीं 14वीं 15वीं? ठीक है, तो कौन सी है? हाँ, 13वीं लोकसभा का कार्यकाल हुआ था, ये सही है बिल्कुल, पहला वाला। ठीक है, इसके बाद में 11वीं लोकसभा, ये भी ठीक है, 1996। 9वीं 89, 7वीं 1982, ये गलत है। ऑप्शन आपका इसमें क्या चला जाएगा? इसमें ऑप्शन चला जाएगा, चौथा ऑप्शन चला जाएगा। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। लोकसभा चुनाव का वर्ष, तो 1982 में लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ था, बाकी 89, 96, 99 में चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो बिल्कुल बात सही है बेटा, सर्वोच्च न्यायालय ने जो क्या काम किया है कि यहाँ पर संविधान के आधारभूत ढांचे को स्पष्ट किया है। तो आधारभूत ढांचे को जो स्पष्ट करने का काम किया 1773 में किया था केशवानंद बनाम केरल राज्य। ठीक है, किसके? 1973 में केशवानंद बनाम केरल राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे की परिभाषा को यहाँ पर फिर से कहीं ना कहीं पलट दिया था। क्लियर होता है? अगला आता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। यह विधान मंडल का हिस्सा नहीं है। उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार है। तो ये बात जो आपसे पूछना चाह रहा है, तो इसका सही आंसर आपको क्या करना है? ठीक है ना, तो तीनों बातों को आपने देखा। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, पहला ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है विधान मंडल का हिस्सा नहीं है। तीसरा बोल रहा है उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। पहले तो था, लेकिन आज नहीं है। विधान परिषद की बात, अच्छा, लोकसभा में पहले एक व्यक्ति को नियुक्त करता था। हाँ, अब ये बोल रहा है विधान परिषद की बात कर रहा है, तो ये भी बात यहाँ पर इनकी कहीं ना कहीं सही मानी जाएगी भाई। तो सही आंसर आप इसमें बताओ बेटा। यहाँ तो कहीं ना कहीं तीसरा ऑप्शन तो इसका सही हो गया है। ठीक है ना, तो राज्यपाल को उच्च न्यायालय की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। तो भाई यहाँ पर दिए गए कूट का उत्तर चुनिए भाई। राज्यपाल को अधिकार नहीं है क्या? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त कौन करता है? तो नियुक्त राष्ट्रपति करता है। और शपथ कौन दिलाता बेटा? शपथ यहाँ पर कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है मुख्य न्यायाधीश को। और तीसरा जो बोल रहा है आपसे, वो ये बोल रहा है उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत है। इनको बेटा 1/6 सदस्य मनोनीत करते हैं। यह विधान मंडल का हिस्सा नहीं है, तो ये विधान मंडल का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें जो सही आंसर है वो कौन सा है? इसमें जो सही आंसर है, इसको थोड़ा सा तुम भी थोड़ा सा देखो। चौथा ऑप्शन भी तो है इसमें। चौथा ऑप्शन ये दे रहा है, क्या दे रहा है? चौथा ऑप्शन ये दे रहा है, चौथा बोल रहा है आपसे कि उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो न्यायिक शक्ति क्यों नहीं भैया? अगर देखा जाए तो न्यायिक शक्ति की जब बात करेंगे तो न्यायिक शक्ति कहाँ से लेके आएंगे हम लोग? बताओ। न्यायिक शक्ति की जब बात होगी तो कहाँ से आएगी? क्षमादान की शक्ति है नहीं? है। बस फांसी की सजा को नहीं क्षमा कर सकता है। तो इसमें आपका करेंगे, इसमें आप ऑप्शन करेंगे पहला और तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आगे राज्य दे रहा है और फिर दे रहा है विधानसभा के संख्या। ओके, तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या दे रहा है कि कौन सा सही है, कौन सा यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं पहचानना है कि मणिपुर में दे रहा है 62 और गोवा में दे रहा है 40, उत्तर प्रदेश 403, उत्तराखंड में 70। तो आपको कहीं ना कहीं पहचानना है मणिपुर विधानसभा में आपके 62। ये भाई गड़बड़ लग रहा है मुझे, क्योंकि मणिपुर में तो कहीं ना कहीं विधानसभा के सदस्य हैं। तो ये एक सदनीय है वर्तमान में, अगर इसे सदस्य हैं तो फिर कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? मणिपुर विधानसभा, ठीक है, गोवा में 40, उत्तर प्रदेश 403, मणिपुर वाला ही गलत लग रहा है। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं आप लोग भी कहीं ना कहीं देखना। इसको विधानसभा का प्रमुख अंग जो है ना, यही है। और मणिपुर में
मणिपुर ही लग रहा है इसको, तुम लोग इसको देखना, फिर कमेंट करके इसको कहीं ना कहीं बताना। में इसका आंसर पहला क्या जाएगा? मणिपुर। सुमेलित नहीं है, क्योंकि बाकी तो सारे सही लग रहे हैं। मणिपुर में आपके सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये आप कमेंट करके बताइए कि मणिपुर में विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा में कितने सदस्य हैं, पहली बात। दूसरी चीज, अगर अगर आपसे पूछे किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की कितनी संख्या हो सकती है, ये भी आप कहीं ना कहीं कमेंट करके बताओ। और न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, किसी राज्य में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं और न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, दोनों कहीं ना कहीं आपको आंसर यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या फिर समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई? तो अंतरराज्य परिषद की बात कर रहा है, तो अंतरराज्य परिषद की स्थापना जो की गई थी वो किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो अंतरराज्य परिषद की स्थापना जो की गई थी, ये बेटा आपकी सरकारिया आयोग की समिति की सिफारिश पर की गई थी। किसकी? सरकारिया आयोग समिति की सिफारिश पर की गई थी। क्योंकि सरकारिया आयोग जो था वो केंद्र और राज्यों के बीच मौजूद व्यवस्थाओं की कार्य प्रणाली की समीक्षा की दृष्टि से सरकार द्वारा 1988 के तहत न्यायमूर्ति जो थे आपके कौन थे? आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में शिव रमन और डॉक्टर S.R. सेन की सदस्यता में यह आयोग गठित किया गया था। क्लियर है? सरकारिया आयोग जो है आपका भारत के कौन से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में सरकारिया आयोग? क्या सरकारी आयोग संवैधानिक निकाय है? बिल्कुल संवैधानिक निकाय है सरकारी आयोग। और सरकारी आयोग संवैधानिक निकाय है तो किस अनुच्छेद में? 263 में है। कौन से अनुच्छेद में? 263 में सरकारी आयोग का प्रावधान किया गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? चौथा इसका आंसर सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारी, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना में सही नहीं है? तो क्या करेंगे भाई? 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोग इनके पात्र हैं। उनका वार्षिक लेन-देन टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से अधिक ना हो। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं। इनके अंतर्गत 3000 का मासिक पेंशन सुनिश्चित किया गया है। तो क्या करेंगे बेटा? सरकारी पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र होते हैं। ऑप्शन जाएगा सी वाला, इसका सही जाएगा। क्या जाएगा? सी वाला जाएगा। क्लियर होता है? क्योंकि राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र नहीं होते। जिनको पेंशन मिलती है उनको कहीं न कहीं पेंशन ये कहीं न कहीं सुविधा इनको नहीं मिलती। तो राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य पात्र नहीं होते हैं। सरकार ने जो व्यापारी, जो दुकानदार होते हैं, खुदरा व्यापारी जो होते हैं और या फिर इनको हम लोग बोल रहे हैं स्वरोजगार में जो लगे व्यक्ति होते हैं, इनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इन्होंने क्या काम किया है? व्यापारियों को स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना को मंजूरी दी थी। 18 साल से 40 साल की आयु के व्यापारियों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदानी पेंशन योजना है ये आपकी, ठीक है ना? इसमें लाभार्थी की आयु जो होनी चाहिए 60 वर्ष हो जाने पर 3000 रुपए मासिक, मतलब 3000 रुपए मासिक इनको पेंशन का प्रावधान दिया गया। 60 साल के बाद इनको कितने रुपए मिलना शुरू हो जाएगा? 3000 रुपए कहीं न कहीं इनको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है? तो सर्व शिक्षा अभियान की बात कर रहा है, तो सर्व शिक्षा अभियान की जब बात करेगा तो सर्व शिक्षा अभियान में 4 से 12 साल दे रहा है, 6 से 14 साल दे रहा है, 5 से 15 दे रहा है, 5 से 16 दे रहा है। तो सर्व शिक्षा अभियान आपका जो रहेगा वो कौन सा रहेगा बेटा? ऑप्शन सेकंड, 6 से 14 वर्ष के कहीं न कहीं इसी में आने वाले जो होंगे वही कहीं न कहीं इसके पात्र माने जाएँगे। ठीक है ना? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत बेटा कब हुई थी? क्या मालूम है आपको सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? तो सर्व शिक्षा अभियान जो आपका कब शुरू किया गया? 2000 से 2001 में किया गया था। कब किया गया? 2000 से 2001 में किया गया था। ठीक है ना? तो सर्व शिक्षा अभियान में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सारे बच्चों को कहीं न कहीं 8वीं तक निःशुल्क और गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के सरकार ने कहीं न कहीं प्रावधान किए हैं। ये बात आपको मालूम है? क्या यह योजना शुरू किसने की थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय से कहीं न कहीं शुरू की गई थी। किस प्रधानमंत्री के समय से? अटल बिहारी वाजपेयी के समय से इसको शुरू किया गया था। और किस संविधान संशोधन द्वारा? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान दिए गए हैं। क्लियर है? इसको एक आपका फंडामेंटल राइट भी बनाया गया है। कौन-सा बनाया गया? ज़रा बताओ आंसर।
अगला क्वेश्चन है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष जो था निम्नलिखित में से वो कौन था? तो अगर आपको नाम मालूम है तो आप मुझे नाम इसका कमेंट करके बताओ, नहीं तो हम लोग इसका आंसर जानते हैं। तो यहाँ पे कौन रहेगा आपका? यहाँ पर ऑप्शन रहेगा पीसी महालनोबिस। क्या नाम इनका? पीसी महालनोबिस जो हैं ये थे। 1949 के टाइम ड्यूरेशन की बात होगी, ये समझ गए कब की बात है? 1949 के ड्यूरेशन की बात है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष जो बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? महालनोबिस को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? महालनोबिस ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है ना। इस समिति में गोखले के प्रोफेसर जो आपके गदगिल तथा जो गदगिल मतलब गुडगिल और प्रोफेसर वी.के.आर. राव, और इस समिति में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए जिम्मेदार जो थे वो कौन थे? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के तौर पर जो कहीं ना कहीं निदेशालय था उसको कहीं ना कहीं इसका आधार बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो आपको पता है भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी समाजवादी नहीं है, ध्यान रखना। कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ये विशेष रूप से कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं प्रभावी करता है। ठीक है ना। जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति पाई जाती है। मतलब अगर हम लोग अपनी भाषा में कहें, दोनों में सह अस्तित्व पाया जाएगा और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो आपके उपनिवेशवाद जो थे वो कहीं न कहीं चुंगल से निकल दुनिया के कई देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का काम किया। जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला भारत हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया जैसे देश हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को यहाँ पर अपनाया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहार्थक है? तो मुद्रास्फीति के दर को गिरने का निहितार्थ जो माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? तो मुद्रास्फीति कब? तो बेटा आपकी कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमी बढ़ रही हों। देखो मुद्रास्फीति की जब बात आपसे करेगा तो ध्यान रखना, इसको तो आपको पता है कीमतें गिर गई हों, कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही हों, खाद्य पूर्ति बढ़ गई हो, औद्योगिक विकास गतिहीन हो गया। तो ऑप्शन इसका सेकंड इसका आपका आंसर सही चला जाएगा। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है पता है? वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि से होता है। ठीक है। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की कीमत कम हो जाती है क्योंकि उपभोक्ता को बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए क्या होती हैं? अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना, तो अगर बाजार में कीमत अगर ज़्यादा है तो माँग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा होगी तो माँग उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर माँग कम है तो कीमत उसकी गिर जाएगी। अगर किसी बाज़ार में वस्तु ज़्यादा है तो उसकी कहीं न कहीं प्राइस कम हो जाएगी। ठीक है? और वस्तु कम है तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। इस तरीके से आपको इनको समझ लेना है। अगला बेटा क्वेश्चन बोल रहा है, उम, 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 ठीक है। कीमतें गिर गई हैं। तो नीचे दिए कूट का भी तो आंसर देना है, इसमें हम लोग तो डायरेक्ट पढ़ गए होंगे, है ना? तो इसको ज़रा क्वेश्चन नंबर 40 की इसमें कूट भी तो समझ लो। तो कूट की बात अगर आएगी तो हम लोगों ने कीमत पहले की तुलना अधिक धीमी कर, तो इसका ऑप्शन देखो क्या सी ऑप्शन जाएगा? इसमें सी ऑप्शन कर देना। कथन में आपका जो आंसर जाएगा वो कौन जाएगा? केवल 2। ठीक है? इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा? केवल 2 सही, बाकी इनकी सारी बातें कैसी हैं? बेकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर 8 कोर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता? कच्चा तेल आता है, निर्माण या उर्वरक या प्राकृतिक गैस? कौन सा नहीं आता कोर उद्योग के अंतर्गत? तो कोर उद्योग के अंतर्गत जो नहीं आता वो निर्माण नहीं आता है भाई। ठीक है ना। इसके अलावा सारा आपका कोर उद्योग के अंतर्गत आता है। कच्चा तेल है, उर्वरक है, गैस है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? ये सारे के सारे जो हैं ये आपके कोर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। क्लियर होता है? ऑप्शन इसका कौन सा चला जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन चला जाएगा सेकंड वाला चला जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सड़क के किनारे का स्टॉप का प्रतीक चिन्ह होता है।
स्टोव का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो कैसा होता है? वर्गाकार होता है, त्रिभुजाकार होता है, अष्टकोणीय आकार होता है, वृत्ताकार होता है। तो बेटा ध्यान रखना, आपने देखा होगा तो ये आपका इस तरीके से गोल दिखाई देता है, लेकिन इस तरीके से कहीं ना कहीं इस तरीके से जो 8 कोने होते हैं ऐसा होता है स्टोव, STOP, ठीक है ना स्टोव। तो इसमें आपका आंसर चला आएगा आपका अष्टकोणीय होता है। कैसा होता है? अष्टकोणीय आकार का होता है। एक सड़क पर वृत्ताकार का चिन्ह जो होता है, नो पार्किंग जो होता है, तो वो कैसा होता है? वो P बना देगा, ऐसे कर देगा, P को काट देगा, ठीक है ना। हाँ, तो वो किसका हो जाएगा? वो नो पार्किंग का हो जाएगा। क्लियर है? इसमें बहुत सारे कहीं ना कहीं हम लोगों ने बातें की थी, पुलिस की क्लास में भी हम लोगों ने बातें की थी, यातायात वाला आप कहीं ना कहीं देख लेना उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लगभग कितना होता है? तो मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो होता है वो कितना होता है? सामान्यतः कितना होता है? 10:1 होता है, या 1:1 होता है, या 5:4 होता है, या फिर 4:5 होता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका होता है, तो क्या करेंगे इसका? इसका करेंगे पहला, इसका पहला ऑप्शन सही जाएगा। क्या करेंगे? इसका पहला ऑप्शन क्या करेंगे? 10:1, ठीक है ना। सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होना चाहिए? 10:1 होना चाहिए, ठीक है। जबकि इनका आदर्श अनुपात अगर पूछेगा तो कितना? आदर्श अनुपात 4:2:1। इनका आदर्श अनुपात 4:2:1, ठीक है। ये आदर्श अनुपात इसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? 10:1 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रुसमैन जनजातियां किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं? तो ब्रुसमैन कहाँ पाए जाते हैं भाई ज्यादा? तो ब्रुसमैन आप देखेंगे तो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ब्रुसमैन आपको देखने मिलेंगे कालाहारी मरुस्थल, अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल में जो पाई जाने वाली जनजाति वो कौन सी जनजाति है? ब्रुसमैन जनजाति है। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पर एक और जनजाति पाई जाती है, ब्रुसमैन के अलावा यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो सांड जनजाति और यहाँ पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? सांड जनजाति। ये प्राचीनतम जनजातियों में से एक है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ रहा है सहारा मरुस्थल में, तो सहारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो इसके बारे में तो आपको पता ही है ना। तो कौन सी पाई जाती है? चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। बद्दी बद्दी जनजाति पाई जाती है, बद्दू जनजाति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? जल्दी से बताओ। बद्दू या फिर बद्दी जनजाति पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन आपको कमेंट में आंसर बताना है। मरटला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो बेटा इसके बारे में आपको आपने नाम सुना है? मरटला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तो आपका बड़ा कहीं ना कहीं फेमस रहा है ना। कहाँ का है? श्रीलंका का है। कौन सा? मरटला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका कहाँ का है? श्रीलंका का है। तो श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना करते थे? सीलोन के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? श्रीलंका को सीलोन के नाम से पहले जाना करते थे। किसके नाम से? सीलोन के नाम से जाना जाता था। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी का नाम मालूम है? जयवर्धनपुरे कोट्टा। क्या नाम है? जयवर्धनपुरे कोट्टे के नाम से उसको। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया है। क्या नाम? क्या मुद्रा है इसकी? श्रीलंकाई रुपया है। क्लियर होता है? आपको कमेंट करके श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तंजौर कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तंजौर कला की बात कर रहा है, तो तंजौर किला जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो तंजौर का किला जो है आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। कहाँ देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में तंजौर का किला देखने को मिलेगा। ये किन शासकों के द्वारा यहाँ पर तंजौर किले किले में जो चित्रकला का विकास हुआ है, जो चित्रकला बनाकर प्रचार किया गया, वो किसने किया? तो बेटा चोल शासकों ने। किसने किया था? चोल शासकों के द्वारा यहाँ पर कहीं ना कहीं चित्रकला बनाकर इनको प्रचारित किया गया। लगभग लगभग बात कब के? 16वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत पर शासन किया था इन्होंने, जब मराठा राजकुमार, विजयनगर साम्राज्य, ये सब चीजें जब पढ़ी होंगी, तंजौर, ये सब नाम सुना होगा, तभी तो आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर सारी सारी चीजें जानी। तंजौर चित्र में सामान्यतः विषय जो हुआ करते हैं, ये बाल कृष्ण, भगवान राम और 7 अन्य देवी देवता और संत और हिंदू पौराणिक कथाओं के विषय यहाँ पर शामिल हुआ करते थे, ठीक है। किस सदी की बात है? 16वीं सदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो सिंधु दर्शन उत्सव की बात कर रहा है, तो ये आपका किस जगह मनाया जाता है? सिंधु, तो सिंधु दर्शन उत्सव आपका पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब इसका आंसर सही है, क्योंकि सिंधु दर्शन उत्सव जो है ये भारत के लद्दाख लद्दाख में मनाया जाता है। ज्यादातर लद्दाख के आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है, ठीक है। तो भारत सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है ना। पंजाब
बहुत ज्यादा चला जाएगा। सिंधु है ना, तो अरे सिंधु तो पाकिस्तान में सिंधु के नाम से जाना जाना जाता है, तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, ये उत्तर भारत का क्षेत्र चला जाएगा। कौन सा क्षेत्र चला जाएगा, उत्तर भारत का कहीं ना कहीं क्षेत्र यहाँ पर चला जाएगा। सिंधु दर्शन की जब बात करेंगे तो ये आपका पंजाब नहीं करना बेटा, यहाँ पर आप करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे आप लद्दाख। तो सिंधु दर्शन कहाँ मनाया जाता है, ये आपका लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है, और पाकिस्तान के पंजाब में अलग है। अच्छा, इस उत्सव का आयोजन, ये ऐसे याद आया, 1997 में सिंधु दर्शन जो है ये आपका लद्दाख में कहीं ना कहीं मनाया जाना शुरू किया गया था, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पे, सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। ये सभ्यता संस्कृति का कहीं ना कहीं संगम है। और किस दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन सिंधु नदी की पूजा जब की जाती है, तो वहीं पर कहीं न कहीं इसको मनाया जाता है। क्लियर होता है? कोई डाउट है किसी को? तो आप कहीं न कहीं कमेंट करके इसको बताने का प्रयास करना, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी तमिलनाडु का मार्शल आर्ट फॉर्म या फिर कला शैली है? तो मार्शल आर्ट जो है वो तमिलनाडु का कौन सा कहीं न कहीं कला शैली है? कला शैली कौन सी है? तो आपको मालूम है इसके बारे में आंसर? अगर पता है तो बताओ बेटा। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? कलारियाटू या थोड़ा है, या सी लंब है, या थांगता है? तो इनमें से कौन सा करेंगे आप, जल्दी से बताओ। ये आपका ऑप्शन जाएगा बेटा सिलंबम। कौन जाएगा? सिलंब। तो सिलम जो है तमिलनाडु का मार्शल आर्ट फॉर्म, कला शैली है जो हथियार आधारित मार्शल आर्ट है, ठीक है ना। ये कैसी है बेटा? ये आपकी हथियार हथियार आधारित मार्शल आर्ट है ये। तो हथियार आधारित जो मार्शल आर्ट आपकी है ना, तो ये आपकी कहाँ कौन सी है? सिलंबम, ठीक है ना। तो ये जो कलारी कलारी पयाटू केरल की है, ये युद्ध कला है। ये कौन सी है? ये आपकी क्या है? युद्ध कला है। ये आपकी केरल की है। ये कहाँ की है? केरल की है, युद्ध कला है, ठीक है। ये क्या है? केरल की युद्ध कला, ठीक है। और आपका थांगता, ये आपकी मणिपुर की है। थांगता कहाँ की है? ये आपकी मणिपुर की है, ठीक है। थांगता आपकी मणिपुर की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था? तो स्वामी विवेकानंद ने कौन सा नारा दिया था बेटा? उठो, जागो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ऑप्शन सी। तो ये इनका स्वामी विवेकानंद का नारा था, ठीक है ना। उठो, जागो, अपने लक्ष्य की जब तक प्राप्ति ना हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। समझ गए? स्वामी विवेकानंद का ये कहीं ना कहीं बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रचलित नारा है। अगर आपसे पूछेगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? वो भी इन्होंने ही की थी। अगला क्वेश्चन बेटा, 50 क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर। टाइम ज्यादा हो गया ना। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो आपका यूनेस्को स्थल जो है आपका बोर्दो जो है पोर्ट ऑफ मून में निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जो सही जाएगा ये आपका बेटा फ्रांस में है। कहाँ पे? फ्रांस। इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा फ्रांस जाएगा, क्योंकि बोर्दो पोर्ट ऑफ मून फ्रांस देश में स्थित है। यह प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल है। कौन सा है? यूनेस्को का ये प्रसिद्ध स्थल है। यह शहर अपनी ख्याति प्राप्त शराब वाइन के लिए कहीं ना कहीं प्रसिद्ध है। विश्व शराब वाइन राजधानी के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है।